का तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान से खबर है, जहां पर आतंकवादियों ने चंदे वाला घोटाला शुरू कर दिया है। ये घोटाला करने वालों में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर का नाम सबसे ज्यादा उछल रहा है। आतंकवाद फैलाने के नाम पर इस वक्त पाकिस्तान के गली और मोहल्लों में आतंक की पेटी रख दी गई है। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के जनरल भी इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन एक वजह है जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं लेना चाहते। वो वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। सैयद सलाहुद्दीन कदम बढ़ाओ। पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने के लिए चंदा इकट्ठा हो रहा है। दुकान सजी है, छोटी भी बड़ी भी। पाकिस्तान में ऐसे स्टॉल कई जगह देखे जा सकते हैं। और इसे देखिए, ये है सैयद सलाहुद्दीन, आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना। साथ में कौन बैठा है वो भी देख लीजिए। पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा है, जो पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से ड्यूटी पर लगाया गया है। यानी सैयद सलाहुद्दीन पूरे जोर शोर से आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान में फंड जुटा रहा है। अब यह बात साफ है कि सलाहुद्दीन की ऐसी मीटिंग कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के नाम पर हो रही है कि पाकिस्तान में आतंकी गुट हर साल इसी तरह आतंकवाद के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं और फिर यह रकम आईएसआई के जरिए पीओके पहुंचाई जाती है। वहीं से घुसपैठ कराने वाले आतंकियों को इस फंड के जरिए मदद दी जाती है। कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान के सामने फंडिंग एक बड़ी मुसीबत बनकर उभरी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों की वजह से पैसा जुटाना आसान नहीं रहा है। यही वजह है कि आईएसआई इस तरह फंडिंग को आगे बढ़ा रही है। लोग फंडिंग करें, इसके लिए कश्मीर से लेकर फिलिस्तीन का नाम लिया जाता है, जबकि इस फंड का कैसे और कहां इस्तेमाल हो रहा है इसकी कोई जवाबदेही नहीं होती। किसी गली, किसी नुक्कड़ तो कहीं चौराहों पर स्टॉल लगा दिए जाते हैं। अब ये तस्वीर देखिए, मोटरसाइकिल पर एक बैनर लगा दिया है, इसमें जैश आतंकी गुट का नाम लिखा हुआ है। आगे एक प्लास्टिक की टोकरी में पहले से नोट डाल दिए जाते हैं ताकि लोग देखकर ही चंदा देने लगे। साथ में एक प्लास्टिक की राइफल भी रख दी जाती है ताकि मैसेज साफ हो कि ये पैसा कहां इस्तेमाल होगा। सैयद सलाहुद्दीन बड़ा एक्टिव हो चुका है। हाफिज सईद जेल में है, लेकिन उसका लश्कर का आतंकी कैडर इस वक्त पूरे पंजाब में चंदा वसूल रहा है। वहीं जैश के चीफ मसूद अजहर ने भी अपने आतंकियों को बहावलपुर से लेकर मुल्तान तक एक एक मोहल्ले से पैसा जमा करने का ऑर्डर जारी किया है। सर्दी खत्म होने के बाद अब वो वक्त है जब एलओसी से घुसपैठ की कोशिश तेज होगी, इसमें कोई शक नहीं। यही वजह है कि आईएसआई ने अपने लॉन्च पैड भी एक्टिव कर दिए हैं। हालांकि 5 अप्रैल को सेना ने उरी सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम की है। इस दौरान एनकाउंटर में 2 आतंकी भी मारे गए थे। इससे पहले 22 और 23 दिसंबर की रात में भी घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी आतंकियों से एनकाउंटर हुआ था। इस वक्त जम्मू के अखनूर से लेकर कुपवाड़ा तक एलओसी पर पैनी नजर रखी जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि वो कश्मीर को फिर से अस्थिर करे। इसीलिए उसने एलओसी की दूसरी तरफ आतंकवाद फैलाने वाली गतिविधियां बढ़ा दी हैं। आतंकियों की ट्रेनिंग से लेकर उनकी फंडिंग तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इस वक्त 5वें गियर में काम कर रही है। उधर अलवर के शिवाजी पार्क थाने में एक लुटेरी दुल्हन और उसकी गैंग के लोगों के खिलाफ शादी करने के बाद नकदी और जेवरात लेकर दुल्हन के फरार होने का मामला दर्ज हुआ। दुल्हन शादी के बाद पिहर गई थी, उसके बाद वापस लौटने से इनकार कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। लुटेरी दुल्हन से सावधान, नकदी जेवर लेकर दुल्हन फरार, देखता रह गया परिवार। शादी का लिबास पहने खड़ी ये महिला लुटेरी दुल्हन भी हो सकती है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हुआ ऐसा ही है। महिला शादी के बाद रीति रिवाज के साथ घर आई और फिर जो हुआ उसके बाद दूल्हा समेत पूरा परिवार देखता रह गया। 5 लाख रुपए तो हमने जो है शादी में किया और जेवर हमारा करीबन
10 लाख के आसपास हमारा करीब कितना खर्चा? करीबन 15 के आसपास खर्चा हुआ। दुल्हन शादी के बाद अपने पीहर गई और फिर वापस लौटने से इनकार कर दिया। यही नहीं, दुल्हन के परिवारजनों ने ये तक कह दिया कि वे इस तरह शादी करने के बाद नकदी और जेवरात हड़प लेते हैं। इसके बाद लड़की को नहीं भेजते। उन्होंने शादी एक नाटक की तरह की। इसके बाद जब पीड़ित ने दोबारा साथ चलने के लिए कहा तो उसे झूठे केस में फंसवाने की धमकी दे दी। शादी वगैरह हुई थी इसकी तो 2022 में, और जो जिनसे शादी हुई थी वो 2022 में और यहाँ चली गई थी, यूपी की रहने वाली है। तो अब इनका ये कहना है कि वो हमारे जेवर वगैरह लेके चली गई। तो 2022 में चली गई और मुकदमा आवेदन करवाया है 1.5 साल बाद में लगभग। तो हमने मुकदमा दर्ज किया है और इसकी जांच कर रहे हैं। पीड़ित परिवार ने दुल्हन के न आने और झूठे केस में फंसवाने की धमकी की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने दुल्हन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़ित के पिता ने बताया कि उनके बेटे कुलदीप का रिश्ता आगरा से हुआ और दुल्हन पक्ष अपनी स्थिति नाजुक बताते हुए शादी के खर्च के लिए 3 लाख रुपए पहले ही ले लिए। तो बस करीबन 10-15 दिन बाद लड़का गया था यहाँ से लेने के लिए। तो लड़के को वहाँ से तो हम तो इसी तरह से नुमाइशी शादी करके और ये सामान हड़पते हैं, यही हमारा कार्य है। और उस गांव में इसी तरह के कई मतलब जो है केस इस तरह के हैं जो कि शादी कर देते हैं और बाद में जब जो है विदा करा के लाते हैं तो वो जेवर वगैरह सब रख लेते हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने शादी रीति रिवाज से की और लोक लिहाज को ध्यान में रखते हुए दुल्हन पर सोने चांदी के जेवर भी चढ़ाए और फर्नीचर का सामान भी खुद किया। इसके बावजूद दुल्हन तमाम जेवर और नकदी लेकर फरार हो गयी। पीड़ित ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। और अब चीन के लिए बहुत बुरी खबर है। पाकिस्तान की तरह चीन में अर्थव्यवस्था पूरी तरह हिल चुकी है। प्रॉपर्टी बाजार से लेकर सब्जी मंडी तक चीन की हालत पस्त है। सब कह रहे हैं कि चीन में आर्थिक मंदी आ चुकी है। क्या वाकई ऐसा हुआ? इस रिपोर्ट में समझिए। ड्रैगन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से गिर रही है। ड्रैगन का कर्ज अब कमाई से ज्यादा हो चुका है और इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन भयानक आर्थिक मंदी की चपेट में आने वाला है। अर्थव्यवस्था की हालत देखकर शी जिनपिंग को पसीने आ रहे हैं। किसी सवाल का जवाब दिया नहीं जा रहा है। इसीलिए जिनपिंग की सरकार ने अब अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़ों को देना बंद कर दिया है। तो क्या ड्रैगन बिखरने वाला है? कभी रईसी का ढिंढोरा पीटने वाले चीन के लोग अब खर्च करने में भी डरने लगे हैं। चीन के लोगों की जिंदगी अब आटा दाल तक सिमट कर रह गई है। कहने का मतलब यह है कि अब चीन के लोग पैसा बचाने पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी पर बेरोजगारी का खतरा दिख रहा है। इसलिए लोग अपने आने वाले कल के लिए बचत कर रहे हैं। आखिर क्यों हुआ है ऐसा? आखिर क्यों चीन के लोग खर्च करने से डरने लगे हैं? सब कुछ आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि चीन में चल क्या रहा है। चीन का प्रॉपर्टी सेक्टर तबाह। 80 करोड़ नागरिक कर्ज में डूबे। कई बड़े बिल्डर हुए तबाह। चीन के प्रॉपर्टी बाजार में ज्यादातर चीनी लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था। चीन की जनता ने अपनी कुल निवेश का लगभग 70% रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रखा था। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों ने अपनी ईएमआई भी चुकानी बंद कर दी है। बिल्डर्स ने सरकार के आगे सरेंडर कर दिया है और शी जिनपिंग को कुछ सूझ नहीं रहा कि क्या करें क्या ना करें। चीन के लोगों का आज की तारीख में सिंगल लाइन एजेंडा है, जो है उसको बचाओ, खर्च कम करो क्योंकि भविष्य अंधकार में दिख रहा है। चीन के लोगों के दिल में बैठे इस डर की वजह है चीन में बढ़ती बेरोजगारी, कम विदेशी निवेश, प्रॉपर्टी सेक्टर का संकट, कमजोर निर्यात और चीन की मुद्रा का लगातार कमजोर होना।
विदेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के आखिर तक चीन के लगभग 78 करोड़ चीनी नागरिक कर्ज में डूब चुके थे और उन पर सारा कर्ज रियल एस्टेट का था। सैकड़ों प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लोगों ने भी अब किस्तें चुकानी बंद कर दी हैं। लोग पैसे बचा रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था और सुस्त पड़ गई है। महंगाई दर बढ़ने की वजह से विदेशी निवेश घटता जा रहा है और चीन की सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल फिलहाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 3 महीनों से चीन में बेरोजगारी की दर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। चीन के आम लोगों के बीच बचत में इजाफा करने की बढ़ती ख्वाहिश से चीन के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से संतुलित कर पाना ज्यादा मुश्किल होगा। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि पहले लोग सुपरमार्केट में खूब खर्च करते थे, अब लोग बचत करने के लिए एक लिस्ट बनाकर जाते हैं और जरूरत के मुताबिक खर्च कर रहे हैं। लोगों ने अब गैर जरूरी खर्च भी बंद कर दिए हैं। चीन में लोग अब बचत करने के पुराने तरीके को अपना रहे हैं। चीन में अब ज्यादातर लेन देन कैश में होता है। अब लोग घर पर कैश जमा कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि इससे उनका खर्च कम हो रहा है और इसका असर भी चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। अमेरिका में 2008 में आए संकट को देखते हुए चीन की सरकार ने डेवलपर्स के कर्ज लेने की क्षमता सीमित कर दी। इसका असर यह हुआ कि उन्होंने जो अरबों डॉलर उधार लिए थे उसे वो चुकता करने में नाकाम रहे। चीन में घरों की मांग गिर गई है और इससे प्रॉपर्टी की कीमत भी गिरी है। यही वजह है कि चीन के प्रॉपर्टी मालिक पिछले 3 साल में पहले से और गरीब हो गए हैं। वेल्थ मैनेजमेंट फर्म नेटिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में अभी हाल तक स्टॉक मार्केट में निवेश करना या कम ब्याज दरों पर किसी बैंक खाते में पैसे रखने से बेहतर प्रॉपर्टी में निवेश करना था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल चीन को सिर्फ $33 बिलियन के एफडीआई मिले, जो 1 साल पहले की तुलना में 82% कम है। रिपोर्ट में चीन के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के आंकड़ों का हवाला दिया गया है। आंकड़े बताते हैं कि 2023 के दौरान चीन के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी लायबिलिटीज 2022 की तुलना में 82% कम होकर $33 बिलियन पर आ गई है। यह आंकड़ा बताता है कि 2023 में विदेशी कंपनियों ने चीन में कितना निवेश किया। ये 1993 के बाद का सबसे स्लो ग्रोथ है। इन हालातों से लोगों को न केवल गरीब होने का एहसास हुआ, बल्कि चीन के स्थानीय निकायों के कर्ज की समस्या भी गंभीर हो गई। एक अनुमान के मुताबिक लोगों की कुल आमदनी का करीब 1/3 डेवलपर्स को जमीन बेचने से आता था, जो अब संकट में है। कई अर्थशास्त्रियों के मुताबिक प्रॉपर्टी मार्केट में आए इस संकट को ठीक होने में अभी कई साल लगेंगे। जबकि कुपवाड़ा में बारिश के बाद आई तबाही के बाद जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ और सेना के जवानों के साथ ही पुलिस भी बाढ़ वाले इलाके में बचाव अभियान में जुटी है। वहीं बारामूला में पहाड़ दरकने की वजह से यातायात प्रभावित हो गया। उधमपुर के बसंतगढ़ में भी बीती देर रात से लगातार हो रही बारिश के बाद पहाड़ पर ठंड बढ़ गई। लोगों को भारी बारिश की वजह से परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। 4 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, पुंछ से लेकर कुपवाड़ा, बारामूला और उधमपुर से, जहां पर भारी बारिश ने कहर बरपाया है। तो आसमान से राहत बनकर बरसने वाली बारिश जम्मू कश्मीर में आफत बनकर बरस रही है, जहां पर कुछ लोगों के जो आशियाने हैं वो उजड़ चुके हैं। पुंछ से आई ये तस्वीर देखिए, जहां पर कई लोगों के घर जमींदोज हो चुके हैं। कुपवाड़ा से ये तस्वीर देखिए, जहां पर सड़कों पर नाव चल रहा है क्योंकि चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। बारामूला की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर घर तिनके की तरह ढेर होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं उधमपुर से भी ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर चारों ओर जल प्रलय नजर आ रहा है। कई लोगों के घर उजड़ गए हैं, कई लोग बर्बाद हो चुके हैं। तो जम्मू कश्मीर के कई इलाके जहां भारी बारिश की मार झेल रहे हैं, तो कई जिलों में लगातार बर्फबारी ने मुसीबतें बढ़ा दी। भारी बर्फबारी के चलते सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है, जिसके चलते मुसाफिर बेहद परेशान हैं। तस्वीर 2 अलग अलग आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां एक और बारिश की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बारिश के चलते लोगों के आशियाने उजड़ गए, तो वहीं दूसरी ओर भारी बर्फबारी ने भी कोहराम मचा रखा है।
पर्यटक हालांकि पहुंच रहे हैं वहां पर बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए, लेकिन सड़कों पर भारी बर्फबारी के चलते कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग रहा है, जिसके चलते यात्री बेहद परेशान नजर आ रहा है। गुलमर्ग में बर्फबारी की तस्वीर देखिए, चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई है। पहलगाम से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। इसे कहते हैं धरती का स्वर्ग, जो इन दिनों बारिश और बर्फबारी के चलते लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। तो वहीं टोंक के डिग्गी थाना इलाके में अवैध तरीके से शराब ठेका खोलने की आशंका के बाद निजी कॉलेज की छात्राओं ने जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर प्रदर्शन किया। कॉलेज से 300 मीटर की दूरी पर खेत में रखे कंटेनर में शराब ठेका खुलने की आशंका के बाद छात्राएं सड़क पर उतरी। छात्राओं के प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही डिग्गी थाना अधिकारी कप्तान सिंह मौके पर पहुंचे और छात्राओं से समझाइश शुरू की। अवैध तरीके से शराब ठेका नहीं खोलने को लेकर आश्वस्त भी किया। तो जयपुर भीलवाड़ा हाईवे पर छात्राएं उतर आई क्योंकि यहां पर अवैध तरीके से शराब का ठेका खोलने के लिए कोशिशें की जा रही थी और इसी के विरोध में छात्राएं सड़कों पर उतरी। जब छात्राएं प्रदर्शन के लिए उतरी तो उस दौरान पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और छात्राओं से न सिर्फ समझाइश की गई बल्कि यह आश्वासन भी दिया गया है कि यहां पर शराब का ठेका नहीं खोलने दिया जाएगा। खुलेआम अवैध शराब का ठेका खोलने को लेकर छात्राओं ने वहां पर चिंता भी जाहिर की और इसके साथ साथ इसे लेकर प्रदर्शन भी किया। तो जयपुर भीलवाड़ा हाईवे से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर शराब ठेका खुलने जा रहा था, लेकिन इससे पहले ही कार्रवाई का आश्वासन मिला। और कर लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, JKJ ज्वेलर्स ग्रुप पर आयकर का छापा पड़ा है। सबसे बड़े हवाला कारोबार का खुलासा हुआ है। आयकर छापों में JKJ ज्वेलर्स ग्रुप के काले कारनामों का पर्दाफाश हुआ है। कोलकाता में कई फर्जी कंपनियों के नाम पर ग्रुप के काले कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। आयकर इन्वेस्टिगेशन की टीम ग्रुप की कंपनियों के ठिकानों पर पहुंची है, जहां पर छापेमार कार्रवाई जारी है और कई बड़े खुलासे भी इस कार्रवाई के दौरान हुए हैं। JKJ ग्रुप द्वारा दर्शाई गई हैं अधिकांश कंपनियां जो कि फर्जी निकली हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अधिकांश कंपनियां जो ग्रुप द्वारा दर्शाई गई हैं वो सभी कंपनियां फर्जी पाई गई हैं। कोलकाता की कंपनियों पर कोई कारोबार नहीं मिला है, यानी कि यहां पर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गई। कंपनियों के दिए पते पर सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ की गई और इसके बाद पता चला कि ये कंपनियां फर्जी हैं। सभी ने JKJ ग्रुप की कोई भी कंपनी के संचालन से इनकार कर दिया। JKJ ग्रुप द्वारा जयपुर से खाली कार्टून कोलकाता भिजवाए जाते थे। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।